आई एम शालिनी। वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। गाइज यहाँ हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी आप वनडे एग्ज़ाम देते हो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप एसएससी का दे रहे हो, यूपीएसएससी का दे रहे हो, रेलवेज़ का दे रहे हो या और भी कोई ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो जो एमसीक्यू टाइप वाले होते हैं, तो उन सब के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हो, वहाँ पर भी सारे लिंक आपके अवेलेबल हैं। तो गाइस ज़रूर देखना, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आपके किसी भी जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन एक ही होते हैं, उसको घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को पूछता है। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपके काफ़ी सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो देखने के बाद ऐसा लगे कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप बंसल ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और आप मुझे अगर पर्सनली भी फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आपका जो लास्ट जो पॉलिटी का क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा करेक्ट करना है, आप इसको देख लो पहले। हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है बेसिकली। तो हमने यहाँ बात किया था कि 14 सदस्यों को किया जाता है, लेकिन अब रिसेंटली जनवरी में आपका जो है वो अमेंडमेंट हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 2020 में। उसमें क्या हुआ था कि आपका जो ये दो जो मेंबर थे एंग्लो इंडियन के बारे में, जो हमने बात किया था कि एंग्लो इंडियन जो लोग होते हैं वो आपके यूरोपियन, बेसिकली जो यूरोप कम्युनिटी के जो लोग होते थे वो क्या थे, वो इंडिया में आते थे कुछ काम करने के लिए, काम के पर्पज़ से। तो यूरोपियन के जो नीचे दर्जे के जो लोग होते थे, जो आपके लोअर पोस्ट पे के होते थे, उनको क्या थे, उनको अपने फैमिली को यहाँ लाने का परमिशन नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, यूरोप जो कम्युनिटी के जो लोग होते थे जो छोटे मोटे पोस्ट पे होते थे, वो इंडिया में आकर के ही शादी कर लेते थे इंडियन वुमेन से। तो उनसे जो बच्चे जो पैदा होते थे उनको बेसिकली एंग्लो इंडियन बोला गया, और उनकी कम्युनिटी को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बोला गया। तो पहले क्या था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और वो हर जगह फैले हुए थे। बहुत कम लोग, मतलब कम नंबर्स में लोग एक जगह पे रहते थे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे जहाँ से लोग चुन के लोकसभा में आ सकें। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता ने क्या किया कि आपके 2 मेंबर को नॉमिनेशन का अधिकार दिया प्रेसिडेंट को, कि वो जिसको चाहे वो 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, ताकि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले लोकसभा में अंडर आर्टिकल 331। लेकिन रिसेंटली आपका जनवरी 2020 में इसे क्या किया, खत्म कर दिया गया। और एक कौन से बिल के अंदर किया गया, तो 126 आपका बिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पेश किया गया था, और उसको जो हटाया गया, जो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया दिया गया, वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर इसको हटाया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से बिल के अंदर हटाया गया, तो 126 कॉन्स्टिट्यूशन बिल के अंदर हटाया गया। और कौन से आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर हटाया गया, तो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हटाया गया। देखिए बिल और अमेंडमेंट क्या होता है ना, तो बिल की अगर आप बात करो तो बिल अभी तक 126 बिल पास किए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पास नहीं बेसिकली पेश किए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लेकर अभी तक। लेकिन जो पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो पास हुआ है 104 वाला पास हुआ है, मतलब 104 अमेंडमेंट किया जा चुका है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन रेस्ट जो आपके बच गए हैं, जो बाकी के इन दोनों का जो डिफरेंस है जो बच गया है, वो क्या है, वो आपका नहीं पारित किया गया है। मतलब 22 जो बिल है वो क्या हुआ, रखा गया लोकसभा राज्यसभा में, लेकिन किसी कारणवश बहुमत के कारण नहीं पास किया जा सका। तो आपके टोटल जो वो है वो 126 बिल रखे गए हैं। तो ये 26 नंबर बिल है ये, जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था आपका एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो नॉमिनेशन था उसके खिलाफ। लेकिन जो ये बिल जो पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, सीईए जो ये बना है, वो 104 के अंदर बना है।
मतलब 126 बिल था ये, और 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। तो अब अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि प्रेसिडेंट कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं, तो 12 मेंबर को सिर्फ नॉमिनेट कर सकते हैं। 2 मेंबर जो थे उसका क्लाउज जो है वो खत्म हो गया, एबॉलिश कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये आर्टिकल क्या था, 331 था आपका आर्टिकल, जो आपको प्रेसिडेंट को अधिकार देता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट करने के लिए। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 164, आर्टिकल 167, आर्टिकल 163 और आर्टिकल 166। तो बताइए कौन सा आर्टिकल बताता है? देखिए यहाँ 4 आर्टिकल है, आप चारों आर्टिकल के बारे में ज़रूर जाकर पढ़ें। हम यहाँ सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ काम आप खुद से भी करो, रिसर्च करो खुद से, क्योंकि खुद से अगर देखोगे तो ज़्यादा लर्न होगी आपको चीज़ें। तो ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 167 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करता है किसकी ड्यूटी को, तो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी को। और इसके अंदर बोला जाता है कि वो ऑब्लिगेट टू कम्युनिकेट टू गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपने सारे चीज़ें जो भी एक्शन ले रहा है वो गवर्नर ऑफ स्टेट को बताए, गवर्नर को बताए जितने भी डिसीजन उसने लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर लिए हैं, कोई भी काम उसने किया है स्टेट में, तो वो सारे चीज़ों गवर्नर को, जो बेसिकली जो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देना होगा चीफ मिनिस्टर को। आर्टिकल 167 ये बताता है। और आप जो रेस्ट जो आर्टिकल बच गए 166, 163 और 164, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं किससे रिलेटेड है। देखिए आप ऑप्शन को ज़रूर देखा करें ताकि आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकें अच्छे से, और एग्ज़ाम में आपका अगर आंसर आपको नहीं भी पता हो तो एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आप आंसर सही कर सकते हो। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 द टोटल यूटिलिटी इज? जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता है। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब 0 हो जाएगी तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? मिनिमम होगी, इंक्रीज करेगी टोटल यूटिलिटी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? तो बताइए कमेंट में क्या होगा टोटल यूटिलिटी आपका। देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपको अभी भूख लगी है बहुत ज़्यादा, आप 1 रोटी खाओगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आप 2 रोटी खाओगे आपको थोड़ा और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 3 रोटी खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन जितना मिलना था मिल जाएगा। इसके बाद से अगर आप रोटी खाना शुरू करोगे तो आपको क्या मन नहीं करेगा खाने का, आपका क्या होगा, आप जितना आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा कि इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ से अगर एक भी एडिशनल चीज़ें अगर ऐड होती है तो आपको क्या होगा? कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा सी। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका 0 हो जाएगा, आपको सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से मिल जाएगा, तो उस समय क्या होगा? टोटल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। चलिए एक बार हम डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो क्लॉज है, लॉ है, वो ये बताता है इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्रिवन डिमिनिश विथ कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट। जैसे जैसे आपका जो है जो कंजप्शन आप जैसे जैसे बढ़ाओगे, आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब आप अगर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, आपको पूरा सेटिस्फैक्शन मिल गया है तो आप एक अगर यूनिट एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलना ख़त्म हो जाएगा। आपकी क्या होगी? कंजप्शन की मात्रा घट जाएगी। मतलब वही है कि आप अगर एक पानी में 1 चम्मच शुगर डालोगे, 2 चम्मच डालोगे, 3 चम्मच डालोगे, जितना उसमें घुल सकता है उतना चम्मच घुल जाने के बाद शुगर क्या होगा? उसके बाद जब आप नेक्स्ट चम्मच डालोगे तो उसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो वही यहाँ लिख रखा है इंक्रीज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ड्रिवन डिमिनिश विथ कंजप्शन ऑफ सक्सेसिव यूनिट। जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगा तो आपका सक्सेसिव यूनिट का ऐड ऑन होने का जो आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उस वो भी कम होता जाएगा। दिस विल बी सिचुएशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स एडिंग 1 more यूनिट ऑफ गुड्स विल नॉट एड
एनी बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन, एनी बेनिफिट टू प्रोडक्शन और कंज्यूमर, मतलब आप एक यूनिट जितना ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसके अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें अगर ऐड करोगे तो आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। आप क्या होगा, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो चुके होगे। तो उस केस में क्या टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगी। जितना यूटिलिटी आपको मिलना चाहिए, जितना आप उसका फ़ायदा उठा सकते थे उतना उठा चुके हो, अब कोई फ़ायदा नहीं होगा और वहाँ से आपके मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होने लग जाएगी। इट मीन्स दैट एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड does not add any benefit to the consumer. In that case जो total utility is maximized। देखिए जो ग्राफ होता है वो यहाँ से शुरू होता है, आप कुछ खा रहे हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। आप कुछ भी चीज़ें ऐड करोगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और वापस से क्या ज़ीरो पे पहुँच जाएगा। तो ये ग्राफ होता है, आपको इस ग्राफ का भी ध्यान रखना है। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The concept that under a system of free enterprise, it is consumer who decide what goods and services shall be produced and in what quantity is known as। इसमें ये बोला गया है कि ऐसी कौन सी अवधारणा है जिसमें क्या होता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो डिसाइड करता है। ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर जो है वो कंज्यूमर डिसाइड करता है कितना गुड्स और कितना सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा कोई भी एंटरप्राइज और किस क्वांटिटी में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो कॉन्सेप्ट का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर डिसीजन, कंज्यूमर प्रेफरेंस और कंज्यूमर सॉवरेनिटी। इसको आप एलिमिनेशन मेथड से लगाओ, आपका बन जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि आप एक ऑप्शन को हटाते जाओ, एक एक ऑप्शन को। देखिए इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो सकता है, प्रोटेक्शन में क्या प्रोटेक्ट करते हैं, तो ये नहीं होगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस होगा, डिसीजन होगा या फिर सॉवरेनिटी होगा। तो आपको अब इस तीनों ऑप्शन में बताना है कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है कंज्यूमर सॉवरेनिटी। कंज्यूमर का जो सॉवरेनिटी है इसका मतलब होता है कि बायर्स के पास ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये डिसीजन लेने की क्षमता होती है, ये डिटरमाइन करने का उनको अधिकार होता है कि कौन सा गुड्स और कौन सा सर्विसेज प्रोड्यूस किया जाएगा। क्योंकि क्या बिजनेस किसके लिए प्रोड्यूस कर रही है, कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस कर रही है। कोई भी इंसान अगर बिजनेस लगा रहा है तो कस्टमर्स के लिए लगा रहा है। कस्टमर्स की जिस चीज़ की डिमांड होगी बिजनेसमैन क्या करेगा, वही चीज़ प्रोड्यूस करेगा, मार्केट में वही चीज़ अवेलेबल होगी। तो वही ये बात बोला है, कंज्यूमर सॉवरेनिटी में डिसाइड किया जाता है कि वो कितनी, जो बायर्स हैं वो कंज्यूमर को देख के डिसाइड करेंगे भाई कि कितना प्रोडक्ट बनाना है और कितनी सर्विसेज देनी है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अशोका हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोका जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो करते हैं वो कहाँ किया गया था, पाटलिपुत्र में, मगध में, कलिंग में और सारनाथ में। तो बताइए कब किया गया था, अशोक ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब ऑर्गेनाइज किया था। तो अशोका का जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो किया गया था आपका पाटलिपुत्र में। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था पाटलिपुत्र में 250 BC में ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो अशोक का रूलर थे वो क्या थे, मौर्यन किंग थे। आपने मौर्य एम्पायर के बारे में अगर पढ़ा होगा, मैंने यहाँ इस चैनल पे बंसल ट्यूटोरियल पे हिस्ट्री का भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। हम क्लास अभी 6 का NCERT कवर कर रहे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 6 की NCERT अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारा वो वीडियो देख सकते हो। तो वहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है मौर्य एम्पायर के बारे में, बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब किया है। मौर्य एम्पायर किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी पाटलिपुत्रा में, अशोक में। और अशोका की ये खासियत थी कि इन्होंने वॉर को छोड़ दिया था। ये इकलौते ऐसे किंग थे पूरे इंटायर हिस्ट्री में जिन्होंने वॉर त्याग दिया था, क्योंकि किंग का मेन काम होता है वॉर करना, अपनी प्रजा को बचाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना। तो उन्होंने अपना साम्राज्य को बढ़ाना बंद कर दिया था एक टाइम के बाद। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको बंसल ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हिस्ट्री का जो लिंक है वो आपका अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। और वैशाली में आपका राजगीर में अजातशत्रु ने पहला बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया था। वैशाली में आपका सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो काला अशोक ने कराया था। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो था आपका पाटलिपुत्र में जो अशोका ने करवाया था और कश्मीर में कनिष्क ने कराया था। तो ये सारे थे
अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगधा आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था? सातवाहन ने किया था, सुंग ने किया था, या नंद ने किया था, या कान्वा डायनेस्टी ने कहा था? तो बताइए किसने किया था मगध में रूल। हमने ये सारी चीज़ें कवर करी है अपने 6th क्लास की एनसीईआरटी में, जहां हम डिस्कस कर रहे थे मगध मौर्य एम्पायर के बारे में। हमने मैप के साथ सब कुछ देखा है बहुत ब्रीफली, आप ज़रूर देखें वो वीडियो। चलिए देखते हैं मगध की जो डायनेस्टी थी, मगध के में ऊपर जो मौर्य एम्पायर आए थे, तो जब मौर्य एम्पायर थे तो उस समय क्या था, अशोक काफ़ी जो थे वो काफ़ी महान राजा माने गए आपके मौर्य डायनेस्टी के। लेकिन इनके मरने के बाद जो इनके सक्सेसर आए वो उतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो पाए। वो लोग क्या किए, वो लोग अब पूरे जो उनका साम्राज्य था अशोक का, मौर्य डायनेस्टी का जो साम्राज्य था, उसको ना एक सूत्र में बांध के नहीं रख पाए। क्यों नहीं रख पाए? तो वो लोग इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, दिमाग इतना ज़्यादा नहीं लगाते थे, आप कह सकते हो। तो उसका जो लास्ट जो राजा था वृहदनाथ, मौर्य डायनेस्टी का लास्ट राजा था जो वृहदनाथ, उनको मार के जो उनका जो कमांडर इन चीफ था वो गद्दी पर बैठता है, पुष्यमित्र सुंग उनका नाम होता है, और वो शुरू करते हैं सुंग डायनेस्टी को। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में है सुंग डायनेस्टी, तो सुंग डायनेस्टी हो गया इसका आंसर। तो सुंग के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो कान्वा डायनेस्टी थी आपकी, ठीक है। फिर जब हम सातवाहना की बात करेंगे तो सातवाहना डायनेस्टी आपकी क्या दक्कन के साइड में आई थी। सातवाहना जो शाका रूलर के कंटेम्प्रेरी थे, और शाका रूलर कहाँ आए थे, नॉर्थ वेस्ट में आए थे। नॉर्थ वेस्ट में इन्वेजन हुआ था आपका फॉरेन रूलर के द्वारा, तो वहाँ पे डिफरेंट किंगडम आपकी उभर कर आई थी। जहाँ हमने बात की थी इंडो ग्रीक आया था, उसके बाद आपके शाखा आए थे जिसको सीथियन भी बोलते हैं। फिर आपके लास्ट में पार्थिहंस आए थे। पार्थिहंस के बाद में खुशान आए थे। जो कनिष्क जो राजा हुए थे खुशान के, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट राजा कहलाते हैं। उनको सेकेंड अशोक भी कहा जाता है। इनके टाइम पीरियड में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी। तो आपका ये सारी चीज़ें आपका देखिए एक ही क्वेश्चन से कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। और जब नंद डायनेस्टी की बात करेंगे, नंदा डायनेस्टी की, तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आपका हर्यक डायनेस्टी आएगा। हर्यक डायनेस्टी के बाद आपका शिशुनाग डायनेस्टी आएगी, और शिशुनाग के बाद फिर नंदा डायनेस्टी आएगी। तो इस तरह से आपका कर्म चलेगा। तो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज, जो फर्स्ट जो इंडियन सेलेक्टेड हुए थे आपके ICS के लिए, इंडियन सिविल सर्विस के लिए, वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय और CR दास। तो बताइए कौन थे इंडियन सिविल सर्विस में पहले ऐसे व्यक्ति जो सफल हुए थे। इंडियन सिविल सर्विस आज भी सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है, और उस टाइम पे भी सबसे टफ परीक्षा मानी जाती थी, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी। फिर भी हमारे यहाँ से आपके जो एक व्यक्ति थे उन्होंने पहली बार इंडियन सिविल सर्विस पास किया था, तो उनका नाम ज़रूर बताएं आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा पूछते रहता है। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट बार इंडियन सिविल सर्विस को पास किया था और 1863 में, और इनके जो भाई का नाम था वो था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट मीट विद। जैसे मैंने कहा था कि क्या होता है, मैप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैप का क्वेश्चन कैसे याद होगा, तो रोज़ एक मैप हम यहाँ डिस्कस करेंगे, मैंने आपसे कहा था। तो आपका मैप का क्वेश्चन ये रहा आज का। यूनियन टेरिटरी जो है पुडुचेरी की, वो किससे नहीं मिलती है उसकी सीमा? कर्नाटका से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से और केरला से। तो बताइए किससे नहीं मिलती है पुडुचेरी की सीमा? तो इसका आंसर है आपका पुडुचेरी की सीमा जो है वो 3 स्टेट्स में क्या है, फैली हुई है। कर्नाटका से टच नहीं करता है पुडुचेरी। यनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी कारिकाल जो है तमिलनाडु में है, माहे जो है वो केरला में है। देखिए आप मैप देखो तो जो पुडुचेरी है उसका शासन जो है, पुडुचेरी का जो स्टेट है यूटी है, वो 3 बेसिकली आपका स्टेट में डिवाइडेड है। आंध्रा में देखिए यनम है, पुडुचेरी का ही हिस्सा है ये। फिर चेन्नई है में आपका पौंडीचेरी है आपका। तमिलनाडु में आपका जो है वो आपका कारिकल है, कारिकल जो है पौंडीचेरी। मतलब तमिलनाडु में 2 चीज़ें हो गई, एक आपकी पौंडीचेरी हो गई और दूसरा हो गया कारिकल। और केरला में है आपका माहे। लेकिन कर्नाटका में कोई भी भाग नहीं है पुडुचेरी का,
तो इसका कर्नाटका ऑप्शन नहीं होगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट पेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स कैपिटल इज। तो कैपिटल भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछता है आपके वनडे एग्जाम में, तो बताइए कौन सा कैपिटल जो है वो सही पेयर लगाया गया है। नागालैंड है शिलोंग, झारखंड है रांची, उत्तराखंड है नैनीताल और छत्तीसगढ़ है बिलासपुर। तो बताइए कौन सा पेयर है वो सही लगाया गया है इसमें। ये तो आप लोग सब सही बता देंगे कौन सा पेयर है जो वो सही है, सबको पता होगा इंडियन स्टेट के जो आपके कैपिटल के नाम। तो इसका आंसर है आपका बी है झारखंड, मतलब ये जो है वो सही पेयर लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं, नागालैंड की जो राजधानी है कैपिटल है कोहिमा है, झारखंड है वो रांची, उत्तराखंड हो गया देहरादून और छत्तीसगढ़ हो गया आपका रायपुर। अगर आप लोकेशन देखो तो देखो यहाँ पे है आपका नागालैंड जिसको टच कर रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अगर आप झारखंड राज्य की बात करें तो उसको बिहार टच करता है, उत्तर प्रदेश टच करता है, छत्तीसगढ़ टच करता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल टच करता है झारखंड को। और अगर आप बात करो नेक्स्ट कौन सा राज्य था देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका राज्य उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो आप उत्तराखंड देखो किस चीज़ स्टेट को टच कर रहा है। उत्तराखंड आपका ये हो गया, ये आपको हिमाचल प्रदेश को टच कर रहा है, हरियाणा को टच कर रहा है, उत्तर प्रदेश, और इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लग रही है आपकी चाइना से और नेपाल से। तो आपको इस तरह से मैप को देखते रहना है ताकि आपको मैप याद हो। और छत्तीसगढ़ की अगर बाउंड्री की बात करें तो ये झारखंड से लगता है, उत्तर प्रदेश से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, महाराष्ट्र से लगता है, तेलंगाना से भी लगता है इसका बॉर्डर, और आंध्रा और तेलंगाना दोनों से छत्तीसगढ़ के बॉर्डर टच होता है, और उड़ीसा से भी इसकी बॉर्डर लगता है। छत्तीसगढ़ जो आपका राज्य बना था वो कब बना था आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्स विच द किंग यूज टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड बाली, विधाता, वरमान और कारा। बताइए कौन सा टैक्स है जो किंग के द्वारा कलेक्ट किया जाता था आपका वैदिक पीरियड के टाइम में। तो इसका आंसर है आपका बाली। जो बाली जो था वो कलेक्ट किया जाता था। जैसा हमने बात किया था जो वैदिक पीरियड था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड जो चलता है वो कब से कब तक था, तो 1500 से आपका 600 बीसी तक चला था वैदिक पीरियड का टाइम। वैदिक पीरियड भी दो पीरियड में डिवाइड है, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड। उसमें से जो वैदिक पीरियड था वो 1500 से आपका क्या था 1000 तक चलता है, और 1000 से 600 बीसी तक आपका चलेगा आपका लेटर वैदिक पीरियड। फिर यहाँ पे टाइमलाइन की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। अगर आप टाइमलाइन की बात करो तो ज़ीरो जो लेते हैं वो क्राइस्ट एरा के जन्म के पहले का टाइम लेते हैं, और बीसी मतलब आपका बिफोर क्राइस्ट एरा, और एडी लेते हैं जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला एरा। एनो डोमिनी आपका क्राइस्ट एरा, इसमें क्या नॉर्मल वाली काउंटिंग होगी जैसे अभी हम करते हैं 2001 2002, तो मतलब 1 2 3 नॉर्मल काउंटिंग होगी। और यहाँ की बात करें तो बैकवर्ड काउंटिंग होती है, मतलब हम ज़ीरो की तरफ जा रहे होते हैं। इसलिए हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ 1500 से हम 1600 नहीं जा रहे हैं, बल्कि कैसे जा रहे हैं 1500 से आपका 6 बीसी तक चल रहा है ये काम, 600 तक चल रहा है। मतलब देखिए आप ज़ीरो की तरफ जा रहे हो, आप पीछे नहीं जा रहे हो। 1500 से हम 600 जाएंगे, मतलब 1500 से आपका क्या होगा 1000 तक चलेगा आपका वैदिक पीरियड, और फिर लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 तक चलेगा बीसी। ये सब ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हो बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है यहाँ पे, बिफोर क्राइस्ट एरा, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाला टाइम। इस टाइमोलॉजी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। हमने इसके बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब किया है अपने लेक्चर में, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। तो वही यहाँ बात कर रहे हैं वैदिक एज में क्या थे, किंग इतने पावरफुल नहीं थे। वो क्या करते थे, पीपल से ज़बरदस्ती को टैक्स नहीं वसूल क्या करते थे, वो लोग पीपल जो भी उनको ऑफर करते थे अपने मन से वही किंग कलेक्ट कर लेते थे। और उसको कलेक्ट किस फॉर्म में किया जाता था, उसको जो गिफ्ट था उसको बोला जाता था, क्या बोला जाता था गिफ्ट को, बाली बोला जाता था गिफ्ट को। और ये वॉलेंट्री पेड किया जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में, लेकिन लेटर इस जो चीज़ को क्या कंपलसरी कर दिया गया टैक्स के रूप में। लोग टैक्स वसूल करने लगे, जो राजा थे वो टैक्स वसूल करने लगे आपका जो क्या लोगों से, आम लोगों से। सो गाइस थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना,
और दोस्तों से शेयर भी करना। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की है इस चैनल पे, वो सारे के टेलीग्राम पे PDF अवेलेबल है। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।